एक मित्र ने लिखा है, लाओ त्से का एक वचन है जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य धरती और आकाश का संतुलन है। मनुष्य के भीतर धरती और आकाश जब एक आलिंगन में होते हैं तब वो परम स्वास्थ्य को उपलब्ध होता है। अभी विज्ञान भैरव तंत्र के जिस सूत्र पर आप बात कर रहे हैं उस संदर्भ में क्या लाओ त्से की अंतर्दृष्टि कुछ कहती है? लाओ त्से और विज्ञान भैरव तंत्र या ताओ और तंत्र, इनमें बहुत सारी बातें और अंतर्दृष्टियाँ मिलती जुलती हैं। और वैसे देखा जाए जहाँ कहीं भी कोई गहरी बात कही गई है वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती हुई ही होती है। लाओ त्से कई प्रतीकों के उपयोग से अपनी बात कहते हैं। धरती और आकाश उनके वैसे ही शब्द हैं जैसे भारतीय दर्शन में प्रकृति और पुरुष। धरती व्यक्ति के जीवन का पदार्थगत रूप है, मटेरियल फॉर्म है, और आकाश उसका चैतन्यगत कॉन्शियसनेस बेस्ड फॉर्म है। यानी कि मनुष्य पदार्थ और चैतन्य से ही बना है। चैतन्य आकाश जैसा है और पदार्थ धरती जैसा है। हमारा सारा शरीर भी जो आया है वो धरती से ही आया है। हमने जो भोजन ग्रहण किया है, जो कुछ हमने धरती से लिया है, उसने ही हमारे शरीर को बनाया है। तो शरीर की जो मटेरियल संरचना है, पदार्थगत जो संरचना है, वो धरती का ही एक रूप है, धरती का ही अंग है। इसीलिए भारत में किसी की मृत्यु होने पर शरीर को मिट्टी कहते हैं कि वो मिट्टी हो गया, पार्थिव हो गया। पृथ्वी से जो आया था वो पृथ्वी की तरफ चला गया और चैतन्य उससे अलग हो गया। आज के वक्त में जितनी समस्याएं और जितनी बीमारियां हैं वो व्यक्ति के भीतर के चैतन्य और पदार्थ के इस अंतर विरोध और इसकी दूरी और अंतर्द्वंद, उसके खिंचाव के कारण है। विज्ञान भैरव तंत्र के जिस सूत्र पर हम बात कर रहे हैं वो भी स्त्री और पुरुष ऊर्जा की बात करता है। वो स्त्री पुरुष ऊर्जा के गहरे मिलन, संतुलन और ऊर्ध्वगमन, ऊपर उठने, ट्रांसेंडेंस, उसकी बात करता है। यानी कि विज्ञान भैरव तंत्र भी जब स्त्री पुरुष ऊर्जा की बात कर रहा है तो उसका सीधा सा संकेत धरती और आकाश के संतुलन का है। और ये हमारे अंदर गहरे से गहरा स्वास्थ्य लाने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के भीतर आधुनिक समय में जो सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हुई उनमें से एक दुर्घटना ये हुई कि ये संतुलन धीरे धीरे टूटता गया। जितना ये भीतर टूटता गया उतना ही ये बाहर भी दिखाई देने लगा। बाहर ये स्त्री पुरुष के बीच के अंतर्द्वंद या उनके बीच के भ्रम और उनके बीच की कंडीशनिंग के रूप में पैदा हुआ। लेकिन वस्तुतः तो ये पहले भीतर पैदा होता है। पहले भीतर वो दूरी बनती है। शरीर पदार्थगत है, वो सर्कमफेरेंस की तरह है, परिधि की तरह। उस परिधि के ऊपर, उस सर्कमफेरेंस के ऊपर चैतन्य का आकाश उतरता है और अपना काम करता है।
आम तौर से व्यक्ति को उस चैतन्य के आकाश का कोई बोध नहीं होता, वो तो जाने अनजाने उससे टकराता रहता है। जो जीवन हमारे पास इस समय है, जिस जीवन ऊर्जा से हम संचालित हैं, वो उस चैतन्य के आकाश से ही उतर रही है। क्योंकि शरीर तो बिल्कुल एक यंत्र की तरह है, पदार्थगत है, उसमें कोई बहुत बदलाव या परिवर्तन बिना चैतन्य के हस्तक्षेप के संभव नहीं है। जब वो हस्तक्षेप हट जाता है तो शरीर बस केवल बिखरता है, शरीर का फिर परिवर्तन या विकास नहीं होता, उसका डिके होता है। लेकिन जब वो चैतन्य का आकाश शरीर की धरती से मिला रहता है, जिसको लाओ त्सु ने कहा कि जब एक आलिंगन में है, आलिंगन का मतलब एक एम्ब्रेस जो उनको आपस में मिलाती है, वो परम स्वास्थ्य। अभी जितनी भी बीमारियां देखी जाएं व्यक्ति की, चाहे वो छोटी छोटी बीमारियां हों, कैंसर हो या तरह तरह की जितनी खतरनाक बीमारियां, और उसमें सबसे रोचक चीज़ इधर पिछले कई दशकों से, कई डिकेड से सामने आई कि एक खतरनाक बीमारी पर जब हम अपना ब्रेक थ्रू करते हैं, उससे कोई इलाज ढूंढते हैं और अब लगता है कि ये चीज़ कंट्रोल में आई, तब तक कोई दूसरी खतरनाक बीमारी पैदा हो जाती है। यानी कि वो जो असंतुलन है वो हमें अस्वस्थ बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। पहले के वक्त में मलेरिया और ऐसे छोटे छोटे बुखार जो होते थे वही जानलेवा हो जाते थे, हमने उनको जीता। ट्यूबरक्लोसिस होती थी, वो भी जानलेवा थी, उसको हमने जीता। अब हमने कैंसर पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया। अभी मार्केट में वो चिकित्सा नहीं आई है, लेकिन इस समय वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने कैंसर की सेल्स पर अपना सफल परीक्षण कर लिया है और वो उसकी सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को रोकने में पूरी तरह सफल हो गए हैं। तो आने वाले कुछ ही वक्त में, अब वो कितना भी वक्त हो सकता है, कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल डिजीज़ होगी, ट्यूबरक्लोसिस की तरह। ठीक पर्टिकुलर दवाइयाँ होंगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद कुछ घातक बीमारियाँ रुक जाएंगी? कोई नई चीज़ तब तक निकलेगी, कुछ नए खतरनाक नाम के साथ और अपने खतरनाक लक्षणों के साथ। इस पर भी चिंतन चलता है चिकित्सा और विज्ञान जगत में कि ऐसा क्या है कि हम इधर से एक चीज़ रोकते हैं, उधर से दूसरी पैदा हो जाती है। तो कहीं न कहीं से चिकित्सा और विज्ञान के जगत में भी ये बात चिंतन के रूप में ही सही चल रही है कि कुछ तो ऐसा ज़रूर है मानवीय जीवन में और मनुष्य की चेतना में, जिस पर हमें काम करना है। लाओ त्सु ने इतने पहले ही वो बात कही कि वो असंतुलन, वो जो धरती और आकाश का असंतुलन है, वो सारी व्याधियों की जड़ है। विज्ञान भैरव तंत्र इसको स्त्री पुरुष ऊर्जा के तौर से लेकर चलता है। वो बिल्कुल सीधी बात है। भारत में तंत्र बड़ा ही साहसी और सीधा सीधा बात करने वाला विकसित हुआ। लाओ त्सु चीन में अपना काम कर रहे थे और चीन में बहुत सारी बातें सीधे सीधे ना कहने की एक संस्कृति और परंपरा थी। वहाँ बहुत सारी बातें घुमा कर कही जाती थी। सुंदर है, पोएटिक है, लेकिन बात वही है जो विज्ञान भैरव तंत्र कह रहा है, यानी कि अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करें। ये कृष्णमूर्ति इसी बात को जीवन पर्यंत कहते रह गए कि संबंधों को जान लेना और उनको हील कर लेना ही इनलाइटनमेंट का एक रास्ता है। आज व्यक्ति के जीवन में संबंधों का एक बड़ा निराशाजनक परिदृश्य है और बहुत ही कुंठाओं से भरा हुआ वो जगत है।
संबंधों की जब भी बात कही जाती है, संबंध स्त्री और पुरुष संबंधों के ही विस्तार होते हैं, यानी कि उन्हीं के अलग अलग रूपों में संबंध विकसित होते हैं। मौलिक रूप से तो स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संबंध। ऊर्जा कहना उचित है, ऊर्जाएं रूप लेती हैं, आकार लेती हैं, तो स्त्री बनती है, पुरुष बनता है। तो इन ऊर्जाओं का संतुलन पहले तो व्यक्ति को अपने भीतर कहीं लाना पड़ेगा और फिर वो बाहर आएगा, बाहर संबंधों में फैलेगा। तो शायद एक स्वास्थ्य की नई आधारशिला रखी जा सके। संयोग बस अगर किसी के आपसी संबंध बहुत ही संतुलित हो तो इससे इतना ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अपने आंतरिक संबंध, यानी कि उसके अंदर की जो ऊर्जा है, आकाश और पृथ्वी की स्थिति या उसके अंदर के यिन यांग की स्थिति, वो संतुलित होगी, तब वो बाहर परिलक्षित हो रही है, प्रकट हो रही है। और ऐसे लोग बड़े गहरे स्वास्थ्य में जीते हैं, बड़ी मिरेकुलस हीलिंग से गुजरते हैं। कभी कभी लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अचानक कोई मिरेकुलस हीलिंग होती है। वजहें उसकी 50 हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि उनके भीतर जो ये यिन यांग है, धरती आकाश है, स्त्री पुरुष ऊर्जा है, वो संतुलन में आ जाती है संयोगवश। अब इसको चेतन बनाया जा सके अगर, तो हमारे लिए मार्ग उपलब्ध होगा। संयोगवश तो वो घटता रहता है, तो इसीलिए हमको कोई उसमें ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है कि क्या हुआ जब ऐसा हुआ, यानी कि जब भी कोई मिरेकल हुआ तो क्या हुआ। अगर उसको चेतन रूप से समझा जा सके, पकड़ा जा सके और उस पर काम किया जा सके, तो गहरे स्वास्थ्य को उपलब्ध किया जा सकता है। स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं है, स्वास्थ्य शरीर का, मन का, भावनाओं के जगत का, उसके भीतर के विचारों के जगत का, ऊर्जाओं का। स्वास्थ्य की तो अनेक अनेक परतें हैं। अंतिम स्वास्थ्य तो बोध को उपलब्ध होना ही है। तो स्वास्थ्य की अलग अलग परतों में चलते जाना। विज्ञान भैरव तंत्र ने जब ये सूत्र लिया अभी, तो वो सीधे सीधे संबंधित होने का ही सूत्र है। बाकी सूत्रों में तो आप अलग अलग जाकर भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिस सूत्र पर हम अभी बात कर रहे हैं उसमें तो आप संबंधित हो रहे हैं। तो संबंधित होने का एक ही ढंग है कि आप संतुलित हों, आपके अंदर की ऊर्जाएं संतुलित हों, तो वो फिर एक नया विस्तार पैदा करेगा और संबंध अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाएंगे, ऊर्ध्वगमन की तरफ जाएंगे। अभी सारे संबंध अधोगमन की तरफ, डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, सब नीचे खींचे जा रहे हैं। ऊपर उठाने की कोई किसी को कोशिश नहीं करता। संयोग बस कोई उठ जाए तो उठ जाए, सब एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो आम तौर से संबंध जो हैं वो पैरों में बंधी हुई एक चट्टान की तरह हो गए, साथी में लेकर डूबने वाले। वो पंखों की तरह नहीं है कि वो पंखों की तरह बने और एक उड़ान पैदा हो। लाओ त्सु और विज्ञान भैरव तंत्र उस उड़ान की बात कर रहे हैं। और वो जो चट्टान है वो हमारी कंडीशनिंग की, हमारी आदतों की और हमारी बेहोशी की है। उसको छोड़ना और सचेतन रूप से अपनी जीवन ऊर्जाओं को समझना और उनमें प्रवेश करना, तब फिर वो रास्ता व्यवस्थित रूप से हमारे सामने प्रकट होता है।